नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। जब मंदी आती है तो अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें लेकर आती है। जॉब कट या सैलरी कट जैसी बातें मंदी के वक्त बहुत सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी बनाकर चलें तो इन मुश्किलों से आसानी से निपट सकते हैं। बस जरूरत है सही बजट बनाने की, क्योंकि आपका बजट देता है आपके खर्चों और बचत को सही दिशा। अपनी इस खास सीरीज में कल हमने आपको बताया था कि बजट बनाना क्यों जरूरी होता है, और आज हम आपको बताएंगे कि बजट कैसे बनाना चाहिए। और ये समझने के लिए मेरे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। आपका स्वागत है। अर्नव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर जब हम बजट बनाते हैं अपने घर का, तो लोग जो है खर्चों की गिनती करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है? आपके घर के बजट में और क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए खर्चों के अलावा? अगर आप देखें तो खर्च जो पूरे होते हैं, पूरा लिस्ट जो होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे बजट का। पर इसमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आप सभी प्रकार के आपके एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि वैसे नहीं कि आपने सिर्फ एक अमाउंट स्पेंड कर दिया तो उसे इंक्लूड कीजिए, पर उसमें जैसे कि मान लीजिए आपके नॉर्मल ईएमआई एक्सपेंसेस है, वो भी आ जाएंगे। आप अगर ईएमआई नहीं भरते हैं घर के या रेंट पे रहते हैं तो रेंट आ जाएगा। फिर आपके नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, यानी कि फूड एंड ग्रोसरी पे जो खर्च होता है, घर की चीज़ लाने में जो खर्च होता है घर चलाने के लिए। फिर आपके बच्चों के एक्सपेंस होते हैं, यानी कि उनके स्कूल फीस होते हैं, उनके वेरियस कपड़े या उसके जो एक्सपेंस होते हैं। कई बार तो वैसा भी होता है कि आप बच्चों के क्लासेस के हर महीने फीस भर रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए, वो भी आपको इंक्लूड करने चाहिए। और वैसे लिस्ट आप सभी प्रकार के एक्सपेंस इंक्लूड करें जो आप एक्चुअली स्पेंड करते हो, तो आपके पास पूरा आ जाएगा कि आपका शॉपिंग क्या होता है, आप एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करते हैं, आप बाहर जाने में कितना खर्च करते हैं। तो आप धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा लिस्ट बना दीजिए, तो आपके पास ये सभी डिटेल्स इंक्लूड हो जाएंगे। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि आपने इतने सारे आइटम्स तो लिस्ट कर लिए, पर उसका फिगर कहाँ से आएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप 3 प्रकार के रूट्स अपना सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप देखिए कि कौन से पेमेंट्स आपने चेक से किए हो, तो वो आपके पास आ जाएगा। फिर अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कैश में करते हैं, तो कैश के भी एक्सपेंसेस, यानी कि आपने 3,000 मान लीजिए बैंक से उठा लिए, तो 3,000 कैसे स्पेंड हुए वह आपको लिस्ट करना होगा। तो एक सिंपल चीज़ है कि आप एक हैबिट बना दीजिए कि नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में आप कोई भी एक्सपेंस करें तो उस पर बिल ज़रूर लें, तो वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, तो तब आपको ये पूरा लिस्ट करने में आसान हो जाएगा। ये तो खर्चों की बात होगी। खर्चों का तो हमने ट्रैक यहाँ पर बना लिया, लेकिन इनकम का भी मेरे ख्याल से ट्रैक बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि उससे आपको मालूम पड़े कि आपकी बचत कितनी हो रही है। पूरे एक बजट का एक अहम हिस्सा होता है कि आप अपने पूरे टोटल इनकम को कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट कर दीजिए। उसमें मान लीजिए कि आप सैलरीड इंडिविजुअल है, तो आप अपने ग्रॉस सैलरी इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि आपके पास एंड ऑफ द डे जो हाथ में आता है वह एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपको लिस्ट करनी है। उसमें यह बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आपको एक्स अमाउंट मिल रहा हो, पर उसमें से बेसिक एक पार्ट होगा, काफ़ी सारे अलाउंसेस होंगे। तो अगर आपने उस महीने में वो अलाउंस क्लेम नहीं किया है तो वो आपको तब नहीं मिलेंगे, पर बाद में मिलेंगे जब आप क्लेम करते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दीजिए कि मुझे ये स्पेसिफिक रकम इस महीने में मिलने ही वाली है। और अगर आपको काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हो तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप जो भी आप क्लेम कर सकें वो पूरी तरह से ले। इसके अलावा आपके पास डिविडेंड इनकम होगा, कोई इंटरेस्ट इनकम होगा, पर वो रेगुलर शायद ना हो, तो वो भी आप मंथ वाइज लिस्ट कर दीजिए कि मान लीजिए सितंबर में डिविडेंड आता है क्योंकि कंपनीज इस महीने में
वो पे आउट करती है, तो अगस्त सितंबर में आपके पास डिविडेंड्स आ जाएंगे या दिसंबर महीने में कोई इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार हर महीने के लिए ये पूरे एक्सपेंसेस आप डिवाइड करके लिस्ट कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कैश फ्लो आ रहा है वो किस तरह से वेरी हो रहा है। उसके सामने जब आप एक्सपेंस रखेंगे तब आपके पास कोई सरप्लस आएगा, वो आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकोगे या यूजफुल तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खर्चों की बात पे वापस आते हैं तो कोई बफर अमाउंट रखना जरूरी होता है। अगर किसी महीने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ खर्च होने की उम्मीद है, आपको पता है कि यहाँ पे मेरा खर्चा अगले महीने इस सेक्टर में ज्यादा होने वाला है या यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, तो कोई बफर अमाउंट भी रखना जरूरी होता है अपने बजट में? इसमें आप दो प्रकार से पूरे मैटर को हैंडल कर सकते हैं। एक कि आप इन्फ्लेशन अपने बजट में इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि थोड़े थोड़े समय पर जो फिगर्स है एक्सपेंसेस के वो आप ऑटोमेटिकली बढ़ा दीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा है कि इसके उपरांत या अलावा आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पर एक अमाउंट सेट असाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका टोटल बजट एक्सपेंडिचर महीने का 25,000 है, तो उसमें से आपके पास 4-5 हज़ार मान लीजिए आपने एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कर ही दिए हैं, तो जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट है आपके पास तो उस अमाउंट को आप कोई अनइंटेंडेड या इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, तो और उससे आपके नॉर्मल बजट पर कोई प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने आज जान लिया कि आपको अपने खर्चों की अलग लिस्ट बनानी है, अपने इनकम्स की अलग लिस्ट बनानी है और साथ ही अपने लिए एक बफर अमाउंट भी अपने बजट में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी शामिल होने के लिए इस चर्चा में। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर देंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब। मेरे साथ होंगे बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा। प्योर मनी में अब वक्त है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और मेरे साथ हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा। आपका स्वागत है अनिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। यहाँ पे अमित देशपांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार अमित, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। हाँ जी। मुझे मेरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और 2 या 3 लाख का तो इंश्योरेंस कवर मुझे लेना है। ठीक है। तो मेरे परिवार में टोटल 3 मेंबर है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। ओके, तो आपका बेटा कितने साल का है? बेटा 2 साल का है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ 4 इंश्योरेंस कंपनीज आइडेंटिफाई की है। उसमें से एक है मैक्स भोपा, दूसरी है रेलिगेयर, थर्ड वन है L&T एंड फोर्थ इज अपोलो। ठीक है, जो आपने रिसर्च की है और जो कंपनीज के नाम आपने चुने हैं, रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है? क्या आप लो कॉस्ट प्रीमियम देख रहे हैं या आप सर्विसेज देख रहे हैं? सर्विसेज, बेसिकली सर्विसेज देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, इनको अपने लिए एक हेल्थ कवर चाहिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ कवर चाहिए। 2 से 3 लाख तक का कवर ये देख रहे हैं और कुछ रिसर्च की है इन्होंने। मैक्स भोपा, रेलिगेयर, अपोलो म्यूनिक और L&T जैसी कंपनियों के नाम इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। क्या सलाह होगी आपकी? क्या इनको एक फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए? इनका 2 साल का बच्चा है फिलहाल। डेफिनेटली देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है वो किसी भी यंग फैमिली की, जो कपल जो अभी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी पहली नीड है और उसको पूरे किए बिना वो दूसरे गोल्स की तरफ उनको नहीं बढ़ना चाहिए। ये हमारी सलाह रहेगी हर उस यंग कपल के लिए जिनका छोटा बच्चा है और उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं है, स्वास्थ्य बीमा का नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इन्होंने कि ये इन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी है और कुछ कंपनीज की लगता है वेबसाइट पर जाकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो हमने भी इन सब कंपनीज को स्टडी किया और पाया कि जो अपोलो म्यूनिक कंपनी इनकी शॉर्टलिस्टेड है वो शायद सबसे बेहतरीन रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि बाकी कंपनीज में नहीं है। जैसे कि एक तो इसमें रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। तकरीबन ये पाया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जब वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इशू करती हैं तो रूम रेंट की एक लिमिट रखती हैं कि अगर हॉस्पिटल में कभी एडमिट होना पड़ गया तो रूम रेंट 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपोलो म्यूनिक में ऐसे कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है। अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे रूम रेंट ज़्यादा है तो वो भी इनको कवरेज मिल जाएगी उसकी। इसके अलावा किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है किसी भी बीमारी को लेके। और दूसरे जो राइडर्स वगैरह अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल राइडर भी ले सकते हैं, ये वेवर ऑफ प्रीमियम भी ले सकते हैं। और साथ ही इनको गारंटीड लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्लेम सेटलमेंट का वो भी काफ़ी अच्छा पाया गया है। तो हमारी सलाह तो इनको ये रहेगी कि ये अपोलो म्यूनिक के प्लान को स्टडी करें और उसके सारे फीचर्स को देखते हुए और प्रीमियम को भी कंपेयर करके और अपना प्लान लें। और ये 2 या 3 लाख जो सोच रहे हैं, हमारी सलाह ये रहेगी कि कम से कम ये 5 लाख का प्लान लें,
क्योंकि जिस तरीके से आजकल हॉस्पिटल्स के बिल्स बनते हैं और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो महंगा होता जा रहा है, तो शायद 2-3 लाख इनको कम पड़े और ये अगर 5 लाख के लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो अमित, आपको यहाँ पे 5 लाख का हेल्थ कवर लेने की सलाह दी जा रही है। अपोलो म्यूनिक के हेल्थ कवर के साथ जो है आप जा सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे मेरठ से स्वाति साहू ने हमें ईमेल किया है। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए इनको जो कि सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी से लेना चाहिए। और एक और सवाल है इनका, वो ये है कि क्या शादी के बाद शहर बदलने पर जो है इनका हेल्थ इंश्योरेंस जारी रहेगा या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और साथ ही मेरठ में किस कंपनी से ये पॉलिसी ले सकती हैं। तो क्या सलाह होगी इनके लिए अनिल जी? हाँ, देखिए, जैसे कि हमने पहले दर्शक को बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप फैमिली मेंबर्स की पूरी डिटेल बना लें कि आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, और अगर पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं उसी हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड तय करें, जो कि हमने बताया कि अगर 2-3 मेंबर्स हैं तो कम से कम 3 लाख या 5 लाख तो जरूर होना चाहिए। उसके बाद इनको कंपेयर करना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया कि अपोलो म्यूनिक के जो कुछ फीचर्स हैं हमारी रिसर्च के हिसाब से वो थोड़े बेहतर हैं दूसरी कंपनीज के मुकाबले में, और हमने इनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम भी देखा कि अगर ये लेते हैं 3 लाख रुपए की पॉलिसी तो इनको इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ेगा सिर्फ 4,601 रुपए साल का, यानी कि 400 रुपए से भी कम महीने का, यानी कि 15 रुपए से भी कम रोज का। तो ये काफ़ी कम पेमेंट करके और ये पूरा एक उसका कवरेज ले सकते हैं। अगर ये 4 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इनका प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 5,663 रुपए, जो कि एक कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। और दूसरा इनका जो सवाल है कि ये अगर इनकी मैरिज हो जाती है और ये किसी दूसरी सिटी में चली जाती हैं तो इनका जो कवरेज है वो पूरे इंडिया में वैलिड है। और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलेगी साथ में, पॉलिसी के साथ में, हॉस्पिटल्स की, नेटवर्क की, जहां पे जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। कैशलेस पॉलिसीज होती हैं और उस लिस्ट में आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के सारे छोटे बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो इनको बिल्कुल निश्चिंत होकर पॉलिसी लेनी चाहिए। किसी भी शहर में अगर ये चली जाती हैं तो वहां पे जाके भी अपना इलाज करा सकती हैं और उनको कवरेज पूरी उसकी मिलेगी। और रही बात कि इनको पॉलिसी लेने के लिए क्या कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सिंपल है कि एक तो इनको अपने एड्रेस का प्रूफ, जिसमें ये पासपोर्ट अगर इनका बना हुआ है उसकी कॉपी दे सकते हैं, या आधार कार्ड बना हुआ है वो लगा सकते हैं। साथ में इनको एक देना पड़ेगा अपना फोटो, जो कि बहुत सिंपल है, और एक इनको प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा, जो ये इनको चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ के और फिर ही भरें और सारे उसके जो फीचर्स हैं समझ लें। और रही बात मेरठ की, तो मेरठ में भी डेफिनेटली अगर ये आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ से मेरठ का उनकी ब्रांच का एड्रेस मिल जाएगा। नहीं तो आपके लिए दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, आप 2 घंटे में दिल्ली पहुँच के भी वहाँ से सब कंपनियों के वहाँ पे ऑफिस हैं और आप अपना प्लान ले सकते हैं। एक और भी रास्ता है इनके लिए कि ऑनलाइन भी, इंटरनेट अगर सेवी हैं तो ऑनलाइन भी ये प्लान खरीद सकते हैं अपोलो म्यूनिक का। और प्लान का नाम बता दें इनको कि इस प्लान का नाम है अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ एक्सक्लूसिव ये आपको रेकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर स्वाति। इसी के साथ योर मनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी, और सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं अनिल चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पुरी से विकास मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल BSLI बिरला सन लाइफ का जो विजन प्लान है उसके बारे में है। मैंने लिया है अभी फर्स्ट ईयर में ही मैंने लिया है, अभी कुछ दिनों पहले जी। उसके लेने के बाद मैंने देखा, आपके शो देखना अभी शुरू किया है, उसमें दिखा रहा है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वो 10% का रिटर्न सोच के उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो फिर मुझे इस प्लान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में सजेशन चाहिए था। जरूर अनिल जी, अभी इन्हें क्या करना चाहिए? इन्होंने इन्वेस्टमेंट समझ के इंश्योरेंस में डाल दिए हैं पैसे, रिटर्न की लालच में आके यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है इंश्योरेंस में, तो अब क्या सलाह बनती है इनके लिए? देखिए, ये जो जब निर्णय लेते हैं इंश्योरेंस करने का तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि
प्रीमियम पे करने से पहले ही अपने सारे जो इनके माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ले लें, उसके टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, क्योंकि एक बार ही आपने पॉलिसी ले ली तो उसके बाद अगर आप उसको सरेंडर करने की सोचते हैं या उसकी पॉलिसी की प्रीमियम को पे करना बंद करने की सोचते हैं तो आप ही का नुकसान होगा। तो आपने अभी पॉलिसी शुरू करी है 15 जनवरी 2013 को, अभी मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी आप उसको पेमेंट को बंद करने की सोच रहे हैं तो ये कोई एक अच्छी सलाह नहीं होगी, एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो अभी करंट रूल्स हैं IRDA के, 3 साल से पहले अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता है, यानी कि आपका पूरी की पूरी रकम जो 7,548 रुपए की भरी है आपने, वो पूरा आपका बेकार चला जाएगा। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक बेहद एक बेसिक नीड है हर एक फैमिली की, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की तरफ। और आपने तो अभी सिर्फ 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है क्योंकि आप अभी यंग हैं और आपकी इनकम अभी कम है, लेकिन आगे चलते हुए जैसे जैसे आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपकी फैमिली में बढ़ोतरी होगी तो और साथ में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो आपको ये एक जरूरत महसूस होगी कि आपको सम एश्योर्ड 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख करना चाहिए। हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इस प्रीमियम को हर साल भरें, 7,548 रुपए यानी कि 600-700 रुपए महीने का, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और इसमें जो बेनिफिट्स हैं आप उनको गिनिए कि एक तो आपको इसमें टैक्स में बेनिफिट है, इसके अलावा 1 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है उसके ऊपर आपको लगातार बोनसेस मिलते चलेंगे जैसे जैसे इसकी टर्म आगे बढ़ती चलेगी। और ये एक होल लाइफ प्लान है, यानी कि ये इसमें ताउम्र पूरी जिंदगी तक आपके लिए इसमें प्रोटेक्शन है। आप प्रीमियम तो पे करेंगे 15 साल तक, लेकिन जब आप 50, 60, 70, 80, 90 साल के भी हो जाएंगे तब भी ये प्रोटेक्शन आपके साथ चलता रहेगा। तो हमारी यही आपको सलाह रहेगी कि आपने एक बार जो निर्णय ले लिया है आप उस पर डिगे रहें, उस पर स्टिक रहें और उसको बीच में पॉलिसी को बंद करने की दिमाग में ये बात मत लाएं आप। तो यानी अनिल जी साफ तौर से 3 साल तक तो इनको बने रहना है, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं निकलना चाहे तो क्या ये एक अच्छी पॉलिसी होगी उसके बाद भी बने रहने के लिए? देखिए, इस पॉलिसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो इसमें प्रोटेक्शन तो डे 1 से ही स्टार्ट हो गई है, साथ ही में इसमें एश्योर्ड बोनसेस इनको मिलेंगे और ये होल लाइफ प्लान है, इसमें डबल सम एश्योर्ड है, यानी कि जब इनकी प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी हो जाएगी 15 साल की तब इनको 1 लाख रुपया प्लस जो भी बोनसेस तब तक कंपनी ने डिक्लेयर किए होंगे वो इनको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन का एक कॉन्फिडेंस रहेगा और इनके जाने के बाद 1 लाख रुपए दोबारा से इनकी नॉमिनी को मिलेगा। तो इसमें डबल सम एश्योर्ड है, तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके चलते इनको चाहिए कि इस पॉलिसी को प्रीमियम लगातार पे करते रहें। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह विकास यही दी जा रही है कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो 3 साल के बाद ही आप निकलें, लेकिन जिस तरह से इसके बेनिफिट्स गिनाए गए हैं यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी में बाद में भी बने रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और इसी के साथ अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।